आज का सेशन हमारा होने वाला है नेटवर्क थ्योरम्स इन एसी सर्किट। ठीक है, अब भाई जैसे हमने डीसी के अंदर नेटवर्क थ्योरम्स स्टार्ट किया था, सेम वे में एसी के अंदर स्टार्ट करेंगे। हमारी सबसे पहली जो थ्योरम होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी, कौन सी थ्योरम होगी भाई? कौन सी थ्योरम लेंगे सबसे पहले? दैट इज गोइंग टू बी सुपरपोजिशन थ्योरम। कौन सी थ्योरम उठा रहे हैं? फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी सुपरपोजिशन थ्योरम। अब देखो, जब मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम पहले पढ़ाई भी थी, तब भी मैंने आपको एक चीज जरूर बताई थी कि सुपरपोजिशन का बेटा ज्यादा यूज होता है एसी एनालिसिस के अंदर। क्यों होता है एसी एनालिसिस के अंदर? बेटा अजय, नोडल केसीएल केवीएल में कुछ डिफरेंस आएगा ही नहीं, मतलब एज इट इज रहने वाली हैं वो चीजें। एज इट इज का मतलब क्या है? केसीएल में क्या होता है? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बस ये होता है। वहां पे आपको क्या करना है? करंट्स को एज फेजर यूज करना है, करंट्स को एज फेजर यूज करना है। केवीएल के अंदर सेम, सम ऑफ वोल्टेजेस इज जीरो बट वोल्टेज विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज केवीएल। नोडल के अंदर फिर वही बात है कि यहां पे बस क्या होगा? रियल नंबर विल बी रिप्लेस्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके अलावा एक सिंगल चीज नहीं होने वाली है व्हेन वी टॉक अबाउट केसीएल केवीएल नोडल एंड मेश। कुछ भी नहीं होने वाला इसके अलावा, सिर्फ रियल नंबर्स की जगह क्या आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर फेजर्स। ठीक है, हाँ। तो अब हम क्या कह रहे थे कि एसी के अंदर जब नेटवर्क थ्योरम्स लगाई जाती हैं तो यहां सुपरपोजिशन इंपॉर्टेंट क्यों होती है? सुपरपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बेटा कि जब नेटवर्क के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्स आते हैं, तो आप जानते हो इंडक्टर और कैपेसिटर की रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। तो यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर डिफरेंट आने वाला है। तो आप एक साथ सारे सोर्सेस को लेके नहीं चल सकते। आप क्या करते हैं? आप वन बाय वन एक एक सोर्स को कंसीडर करते जाते हैं, और वन बाय वन जब बच्चे आप कंसीडर कर रहे हैं, जब वन बाय वन आप कंसीडर कर रहे हैं, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? देन यू विल फर्स्ट कंसीडर वन फ्रीक्वेंसी सोर्स, उससे आप पूरे सर्किट की रिएक्टेंस और इंपीडेंस निकालेंगे, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द रिस्पॉन्स। सेम अगेन विद द सेकेंड सोर्स, देन अगेन विद द थर्ड सोर्स, आप करते जाओगे। अब बेटा आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होगा वो फेजर आ रहे होंगे अलग अलग। मान लो करंट निकालना था किसी ब्रांच में, तो पहले सोर्स की वजह से कुछ करंट आया, दूसरे सोर्स की वजह से कुछ और करंट आया, तीसरे की वजह से कुछ और करंट आया, और ये सारे आ जाएंगे आपके पास फेजर की फॉर्म में। लेकिन यहां पे ऐसी गलती मत करना कि सभी फेजर्स को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, और मैंने फेजर के शुरुआत में ही आपको बताया था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फेजर कैन नॉट बी एडेड टुगेदर। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फेजर कभी साथ में ऐड नहीं हो सकते। इसीलिए व्हाट यू गाइज आर गोइंग टू डू? यू गाइज आर गोइंग टू कन्वर्ट द फेजर इनटू टाइम डोमेन and then write the result as sum of individual answers। यानी सबको फेजर को आप टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे, फिर सभी रिजल्ट को a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके आप लिख देंगे। तो ये वाली चीजें हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं यार फटाफट से। तो इसमें लिखो सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम is very important in AC analysis। Superposition theorem is very important in AC analysis because we may have sources of different frequency, we may have sources of different frequency in our network, we may have sources of different frequency in our network। Next point, as the frequency of the source changes, as the frequency of the source changes,
the reactance offered by inductor and capacitor, the reactance offered by inductor and capacitor also changes, which means the entire circuit will be different at different frequency, ये पॉइंट क्लियर हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, so we consider one source at a time, and draw the entire network based on frequency of the source, entire network based on frequency of the source, and analyze one source at a time. Next point, the responses obtained for each source, must not be added as phasors, as each one has a different frequency, so we need to convert them to time domain, and add and express the result as sum of these responses. देखो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे IT अगर मान लो ऐसा आ गया, A1 sin ओमेगा 1t प्लस phi1, तो आपको ना रिजल्ट ऐसे देना है, A2 sin ओमेगा 2t प्लस phi2, इस टाइप से. समझ गए? तो आप बस आंसर इस फॉर्म के अंदर छोड़ेंगे, आप इससे आगे आंसर को ड्रैग नहीं करेंगे. चमका या नहीं चमका, जल्दी से बोलेंगे. चमका या नहीं चमका भाई सभी लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी. अब इस पे क्वेश्चन से देखते हैं. देखो पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं. यहां पे 2 सोर्सेज मेंशन्ड हैं, मेरे साथ साथ करना. चलो एक काम करो, 10 एंगल 0 और फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 2. फिर ये 2 ओम, 2 हेनरी, 3 ओम. हमसे ये करंट I मांगा गया है 1/4 फैरेड, 5 एंगल 30 एंड ओमेगा इक्वल टू 4. ठीक है. अब देखो यहां पे दोनों फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर कर लेते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 वाले सोर्स को. कंसीडर सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब इसमें इंडक्टेंस का पहला रिएक्टेंस ओमेगा L1 2 इंटू 2 4 ओम. दूसरे इंडक्टर का ओमेगा L2, इसका कितना आएगा भाई? एक ही अच्छा इंडक्टेंस. चलो तो XC 1/ωc 2 इंटू 1/4 दैट इज 2. अब दूसरी बात ये समझना, ओपन सर्किट
द अदर करंट सोर्स। समझ में आया यहां तक? भाई अगर आप एक सोर्स ले रहे हो तो बाकी के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे और करंट सोर्स को आप ओपन करोगे। तो आप ये वाला करंट सोर्स ओपन कर देंगे, आपके पास क्या बचेगा नेटवर्क के अंदर? बस एक वोल्टेज सोर्स बचेगा। अब यहां पे अगर आप नेटवर्क को ड्रॉ करें तो ये है 10 एंगल 0, 2 ओम, 4, 3, देखो 2 और ये J4 होगा 3। अब देखो भाई कैपेसिटर के आगे का रास्ता तो ओपन है, तो यहां तो कोई करंट जाएगा नहीं, तो यहां सारा करंट कैसे जाएगा बच्चों? कुछ इस टाइप से। ठीक है भाई। अजय देखो तुम्हारा KCL KVL नोडल मैच सब यहां से पक्का हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन से। थ्योरम्स लगाओगे ना तो वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट है। अब मैं क्या कहता हूं, इस करंट को मैंने बोल दिया I1। ठीक, अब मैं ये कहता हूं I1 कितना है, ये सारे सीरीज में आ गए ना, सब में सेम करंट है 5 + J4, तो यानी 10 बाई √29 नहीं 10 बाई 16 और 25 41 एंगल -tan इनवर्स 0.8। कैसे लिखा? 4/5। हाँ, x में j नहीं लेते हैं, जस्ट लेट मी टेक माई कैलकुलेटर। बिल्कुल सही कह रहे हो शशांक, x के साथ कभी j नहीं लगाते हैं, j जो है z में आता है, x जो है रियल नंबर होता है। 1.5617, ठीक है, एंगल 38.66। चलो जी, पहली वैल्यू तो आ गई, मुबारक हो। अब अगली वैल्यू के लिए क्या करोगे? सिर्फ दूसरा सोर्स कंसीडर करोगे। कौन सा? 5 एंगल 30 वाला। अब आप बोलोगे कंसीडर 5 एंगल 30 डिग्री सोर्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे वोल्टेज सोर्स को, जो दूसरा हमारे पास वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देंगे, और आपके पास है ओमेगा = 4, है ना। अब आप XL निकालोगे अगर, तो 4 × 2 दैट इज 8। XC अगर निकालोगे 1/4 × 1/4 दैट इज 1। ठीक है, दैट इज 1। ये हो गया। अब यहां पे आप क्या करने वाले हैं? यहां पे आप क्या करने वाले हैं? नेटवर्क को ड्रॉ करना है बेटा। अब देखो यहां पे क्या होगा ना मेरे भाई, यहां पे होगा करंट का डिवीजन। एक्चुअली अगर देखो तो कैपेसिटर का यूज ना आपका किसी भी पार्ट में नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर करंट सोर्स के सीरीज में है, तो ये करंट डिवीजन में तो हिस्सा लेगा नहीं। सही है। तो ये वाले एलिमेंट कितने कितने हैं? ये है 2 3 J8। ठीक है, और ये -J। अब देखो ये 2 एंगल 30 आ गया, इधर कितना जाएगा? I2। मैं I2 निकालता हूं। ठीक है, I2 अगर निकाला जाए 5 एंगल 30 इनटू, ये सामने वाली इंपीडेंस लोगे बेटा 2 + J8, और नीचे दोनों का सम 5 + J8। ये मुझे बताओगे पोलर फॉर्म में कितना आ रहा है? पोलर फॉर्म में कितना आ रहा है? (4.37
एट एन एंगल 47.97। ठीक है, अब देखो आपको जो आंसर लिखना है ना वो टाइम डोमेन में लिखना है। अब भाई टाइम डोमेन में कैसे लिखूं, ना तो मुझे ये पता कि साइन का यूज करें, ना ही मुझे ये पता कि कॉस का यूज करें। समझ रहे हो, ना तो हमें पता साइन का यूज करना है, ना ही ये पता कॉस का यूज करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं साइन का यूज कर लेता हूं। एक सिंपल सी चीज है, मैं साइन का यूज कर लेता हूं। आई प्रेफर यूजिंग साइन 5617 साइन 2t माइनस 38.66। ठीक है, लेकिन यहां दोनों ही आंसर वैलिड है, ये मत सोचना कॉस वाला गलत हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन आप एक फंक्शन यूज करते पूरे में साइन या पूरे में कॉस। देखो कभी किसी एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्यों? एग्जाम के अंदर ना वो आपको पहले ही बताएगा कि भाई साइन का यूज करना है या फिर कॉस का यूज करना है। कैसे बताएगा? जो सोर्स के अंदर फंक्शन है वही फंक्शन उसके रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। मान लो कि ये पहला सोर्स हमें दे देता साइन वाला, दूसरा कॉस वाला, तो जब इसका आउटपुट लिखता तो कॉस का यूज करता, और जब पहले वाले का आउटपुट लिखता तो साइन का यूज करता। यानी जैसा नेचर सोर्स का वैसा ही नेचर उसके रिस्पॉन्स या आउटपुट का। अब अगले वाला खुद से ट्राई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। मैं वैल्यूज थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूं। देखो यहां पे सोर्स दे रखा है ना 20 साइन 2t। अब देखो एक वोल्टेज यहां AC है, एक DC है, तो आप कह सकते हो ना DC माने जीरो फ्रीक्वेंसी। करो एक बार, चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से निकालिए आंसर। भानु RMS क्या, RMS नहीं ना, मैंने पीक वैल्यू एज्यूम की है। मैंने ये एज्यूम किया है, ये जो गिवन वैल्यू है मैंने माना है पीक। ठीक है, गिवन इज पीक। बट कभी भी ना ये मत सोचना गेट में ऐसी कंट्रोवर्सी कैसे आओ, गेट में कंट्रोवर्सी कैसे आएगी, गेट वाले कंट्रोवर्शियल नहीं लेते। ठीक है, मैंने ये मान रखा है जो गिवन वैल्यू है वो पीक है अभिनव, ऐसा मैंने एज्यूम किया हुआ है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। अगर ये गिवन होता कि RMS है तो मैं √2 से मल्टीप्लाई करके फिर साइन या कॉस के बाहर लिखता। ठीक है, मैंने आपको बताया ना फेजर में दोनों ही पॉसिबिलिटी होती हैं कि गिवन वैल्यू RMS भी हो सकती है और पीक भी हो सकती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी आपकी बनती हैं। तो मैंने उसमें से एक को चूज कर लिया है। एग्जाम के अंदर आपका एक ही ऑप्शन बनेगा, कभी भी ऐसे दो पॉसिबिलिटी नहीं बनेंगे। चलो बनाओ फटाफट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। एक DC है, एक सोर्स आपका AC है। कम ऑन एवरीबॉडी, आया किसी का आंसर? देखें भाई, सबसे पहले चलो DC सोर्स से देखते हैं।
तो आप ना एसी सोर्स को शॉर्ट कर दो। अब डीसी पे फंडा भाई साहब कुछ ऐसा होता है कि इंडक्टर शॉर्ट हो जाते हैं, डीसी वाला तो सबने निकाला होगा, कैपेसिटर ओपन हो जाते हैं। अब ये 10 वोल्ट है और ये 2 ओम है, तो यहां से करंट कितना आया, I1 इज 5 एम्पियर। आगे तो कुछ जाएगा नहीं, ओपन है रास्ता। ठीक है, ये तो सबका आ गया होगा ना 5 एम्पियर, ये आया था कि नहीं आया था। अब एसी सोर्स पे आ जाओ। एसी सोर्स में मैं इसको L1 कह देता हूं, मैं इसको L2 कह देता हूं, तो मैं कहता हूं XL1। फ्रीक्वेंसी है भाई 2 दिख रहा है डायरेक्टली, 2 × 2 4, XL2 2 × हाफ 1, XC 1/2 × 1/4 2। ठीक है, ये बन गई वैल्यूज। अब ये वैल्यूज जब बन गई तो आप क्या करो, एसी सोर्स के लिए सर्किट बना लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं एसी सोर्स का सर्किट बना रहा हूं तो मैं इसकी पीक वैल्यू को ही फेजर में ले लेता हूं। ये 1 ओम, अब समझ आ रहा है ना इसका सुपर पोजिशन का महत्व इतना क्यों है। अब ये वाला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, J4 J1 -J2। ठीक है, ये वाला हो गया सिर्फ एसी सोर्स के कारण। जब एसी सोर्स लिया तो हमने डीसी को शॉर्ट कर दिया। अब मेरे भाई यहां पे करंट मान लो I2 मान लो। अब ये 1 ओम था। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, ये दोनों को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। या चलो एक काम करता हूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि अभी अजय का पॉइंट भी आ रहा था ऐसे ही, यहां पे नोडल लगा देता हूं। ठीक है, नोडल। अब एक चीज समझना यार, यहां से अगर करंट सपोज IS जा रहा है तो IS जा रहा होगा, ऐसे ही IS आ रहा होगा। समझो ना बात को, सोर्स से अगर IS निकल रहा है तो सोर्स में लौट के भी कितना आएगा, IS। तो बेटा एक्चुअली ये जो -J2 है ना, ये 1 और J4 के सीरीज में है। ठीक है, -J2 इज इन सीरीज विद 1 एंड J4। सही बात है ना, 1 और J4 के सीरीज में है। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि सोर्स के साथ इंपीडेंस कितनी आ गई, 1 + J4 - J2, यानी 1 + J2। तो आप चाहो तो नेटवर्क ऐसे बना सकते हो ना। ये पॉइंट समझ आया, सीरीज वाला समझ आया सबको कि ये दोनों सीरीज में क्यों हैं, क्योंकि इनके अक्रॉस करंट सेम है। तो बहुत बार ना ऐसा चकराने के लिए आपको सर्किट दे देता है जहां एक इंपीडेंस ऊपर और एक नीचे लगा देता है, बट उससे घबराना मत। ये मत सोचना दोनों के लिए अलग अलग नोड वोल्टेज लेना पड़ेगा, काम एक ही से चल जाएगा मेरा। समझ गए। अगर नीचे वाला कैपेसिटर में अलग लेता तो मेरे को 2 नोड का वोल्टेज एज्यूम करना पड़ता नोडल लगाने के लिए। अब मेरे को एक ही नोड का वोल्टेज एज्यूम करना है V। अब मैं नोडल लगाता हूं V - 20। देखो भाई अजय, 1 + J2 V/J1 + V/2। तो देखो यहां पे V की टर्म्स कलेक्ट कर लो, 1/2
1 प्लस J2 माइनस J प्लस हाफ 20/1 प्लस J2। एक काम करो ना, ये 1 प्लस J2 का LCM ही ले डालो, है ना। तो 1 माइनस J 1 प्लस J2 प्लस 0.5, 1/2 को मैंने 0.5 लिख लिया, ठीक। इससे क्या होगा ना, दोनों तरफ से 1 प्लस J2 कट जाएगा, तो अब V कितना आएगा 20 बाय, जरा देखें, ये होगा माइनस J इंटू J, माइनस J इंटू J क्या होगा, माइनस J इंटू J क्या होगा, माइनस J स्क्वायर, माइनस J स्क्वायर, यानी कि प्लस J प्लस 1, तो 1 प्लस 2 हुआ 3, 3 प्लस 0.5 हुआ 3.5, ठीक है। माइनस J और प्लस J, ये देखो ये प्लस J बना और ये माइनस J बना, तो ये कट गया 20/3.5। अब यहां से I2 कितना आ जाएगा, देख रहे हो कितना सिंपल आ गया, V/J, सो 200/35 यानी कि 40/7 एंगल -90। तो अब देखो यहां से I2 लिख लो 40/7 साइन, क्योंकि साइन था ना सोर्स में, साइन 2t - 90। तो टोटल करंट कितना हो गया आपका, पहले आया था 5 प्लस 40/7, समझ आया। अब वृष्टि कह रहे हैं टर्मिनल तो अलग अलग है सर। वृष्टि बेटा एक चीज अगर ध्यान से नोटिस करो, ये दोनों के दोनों तो सोर्स के सीरीज में हैं भाई। एक चीज सोचो ना, सोर्स 1 प्लस J4 और माइनस J2, ये 3 एलिमेंट आपके सीरीज में है। तो 3 एलिमेंट सीरीज में, सोर्स में तो इंपीडेंस जोड़ेंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप इंपीडेंस में इंपीडेंस जोड़ोगे, समझ रहे हो वृष्टि। यहां पे अगर ध्यान दो बेटा, एक चीज सोचो, अच्छा ऐसे बताना वृष्टि, एक चीज बताओ, क्या ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्या ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है वृष्टि। आप कहेंगे बिल्कुल है सर, लेकिन बेटा फर्स्ट और थर्ड के टर्मिनल तो अलग अलग हैं, फर्स्ट और थर्ड के टर्मिनल तो अलग अलग हैं। बेटा टर्मिनल अलग होने से फर्क नहीं पड़ता, क्या कंडीशन है कि सब में सेम करंट बहना चाहिए, तो उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो यहां पे यही तो हो रहा है, करंट इन चारों के अंदर सेम बह रहा है, तो बेसिकली ये चारों आपके सीरीज में लगे हैं, सही है। बात क्लियर हो गई, चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कौन सी होने वाली है, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ चेंज नहीं आता है, ये एग्जैक्टली डीसी की तरह रहती है, बस फर्क क्या हो जाता है, ठीक है। बट फर्क क्या हो जाता है बेटा, कि यहां पे आपका एसी आने की वजह से फेजर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होने लगते हैं, जबकि डीसी के अंदर सिर्फ क्या थे, रियल नंबर। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम in AC circuits, Thevenin and Norton theorem in AC circuits are applied in the same way, are applied in the same way as DC circuit, are applied in the same way as DC circuit, but the only difference is voltage and current become phasors, voltage and current become phasors, and resistance is replaced by impedance, and resistance is replaced by impedance। तो यहां पे बच्चों आप क्या कहते हो कि थेवेनिन इक्विवेलेंट जब हम बनाएंगे, सर जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट के अंदर बेटा जो सोर्स आप दिखाओगे,
आप ऐसे दिखाएंगे। फिर जब आप नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाएंगे तो आप कुछ ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू शो कि भाई यहां करंट और वोल्टेज बन गए हैं एसी और रेजिस्टेंस की जगह आ गया है इंपीडेंस, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि भाई आई एन कितना होता है, वी टी एच बाय जेड टी एच, एंड जेड टी एच इज एक्चुअली इक्वल टू जेड एन, ठीक है। अब यहां पे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको जैसे डीसी में सिखाया था मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ZTH कैसे निकाला जाता है भाई, कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको समझाया था केस 1, नेटवर्क ओनली कंटेन्स independent sources, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते थे भाई, इसमें आप क्या करते थे, इसके अंदर यू यूज टू शॉर्ट ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, शॉर्ट ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, सॉरी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, नॉट करंट, करंट को ओपन किया जाता है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड ओपन ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट होंगे, करंट सोर्स ओपन होंगे, एंड देन फाइंड Z इक्विवेलेंट अक्रॉस टर्मिनल्स, Z इक्विवेलेंट निकाल दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, सिंपल है। सीरीज, पैरेलल, स्टार, डेल्टा, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो, ठीक है। अब यहां पे अगला होता है केस 2, नेटवर्क containing only dependent source, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते थे भाई, इसमें हम टर्मिनल्स के अक्रॉस एक नया सोर्स लगाते थे, जो आप लिखते थे 1 वोल्ट या फिर 1 एम्पियर, 1 वोल्ट या फिर 1 एम्पियर। लेकिन यहां पे तो फेजर है, तो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के साथ एंगल भी लिखोगे, एंगल लेते हैं 0 डिग्री। अप्लाई एन इंडिपेंडेंट सोर्स across terminals where Thevenin equivalent is to be determined, ठीक है। Now source can be 1 angle 0 degree volt और 1 angle 0 degree ampere, ठीक है। Then compute V by I across source to determine ZTH। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद, लेकिन
make sure current leaves positive terminal of voltage। सोर्स की पोलैरिटी ऐसी रखनी है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकले। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा, ये वाला मेथड यूनिवर्सल होता है, ये हर तरह के केस में अप्लाई हो सकता है, ये हर तरह के केस में अप्लाई हो सकता है। बात क्लियर है सर? पावर डेल्टा एंड स्टार में सेम ही रहता है या 1/3 हो जाता है? अंकिता देखो, अगर आप सेम इंपीडेंस को डेल्टा से स्टार कन्वर्ट कर रहे हो तो पावर सेम रहेगी, ठीक है? तो आपकी पावर सेम रहेगी। और अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, ऐसा कह रहे हो कि स्टार में पहले Z थे, बाद में डेल्टा में Z हो गए, तो पावर बदल जाएगी। समझ रहे हो? अगर आपने खुद से स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो पावर नहीं बदलनी चाहिए, पावर एज इट इज रहनी चाहिए। लेकिन अगर 3 लोड सेम वैल्यू के पहले स्टार थे फिर डेल्टा थे तो ऑब्वियसली बदलेगा। हाँ, केस 1 में भी लगा सकते हैं शशांक के, बट उसके पहले सोर्सेज हटाने पड़ेंगे सारे। केस 3 नेटवर्क containing both independent and dependent sources, जब नेटवर्क में दोनों ही चीजें आ जाएं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? कंप्यूट VOC and ISC across terminals where Thevenin equivalent is to be determined, ठीक है? Then ZTH will be VOC by ISC। अब खास बात ये होती है, मेथड ऑफ केस 2 can be applied to case 1 and case 3, ठीक है? केस 2 वाला ना केस 1 और केस 3 दोनों में लग सकता है। क्लियर हो गया? चल अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द थेवेनिन इक्विवेलेंट एट ए एंड बी। ये अब आपको दे दिया बेटा ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज में मैंने रामबाण इलाज बताया था बेटा, ब्रह्मास्त्र दिया था कि ब्रिज का थेवेनिन कैसे निकलता है। बनाओ जल्दी से। ए और बी के अक्रॉस बताना है। सोर्स है 120 एंगल 75। सोर्स कितना है भाई? 120 एंगल 75। चल करो भाई, जल्दी से बनाओ इसको। ए बी, चलो श्रवण, नेटवर्क इंपिडेंस बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पे क्या होगा ना, ZTH के लिए अगर केस 2 में निकलवा रहा है बिना किसी सोर्स के, तो वो आपको पहले से ही इंपिडेंस की फॉर्म में देगा लाइक दिस। वरना बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, जो आप इंडिपेंडेंट सोर्स लगा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितनी इंपिडेंस आएगी। वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन।
मतलब सच में मजा आ गया आज तक। ऑनेस्टली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फर्स्ट टाइम बाय एनीबडी इन माय करियर ऑफ 7 years। ठीक है, 7-8 years हो गए यार, लेकिन किसी ने कभी ये बात पूछी नहीं। अच्छा लगा कि आपने इस बात पे गौर किया। ठीक है, यहां बेटा गोविंद नेटवर्क तो ईसी इलेक्ट्रिकल का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ऐसा थोड़ी है कि नेटवर्क तुम लोग अलग से पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल वाले अलग से पढ़ेंगे। बिल्कुल किया जा सकता है अजय, थेवेनिन को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। थेवेनिन के लिए नेटवर्क शुड बी लीनियर बाइलेटरल, तो आपका थेवेनिन अप्लाई हो सकता है। चलो बनाया भाई इसका आंसर। मैंने क्या तरीका बताया था, देखो मैंने बोला था बेटा एक टर्मिनल को ग्राउंड कर लेना, दूसरे टर्मिनल की वोल्टेज आपको मिल जाएगी, ऐसे मिल गई ना। अब हम क्या करते हैं, वोल्टेज डिवीजन लगाते हैं। VA 120 एंगल 75 इंटू 8/8 माइनस J6। अब देखो ये तो हो गया आसान, 960 एंगल 75, नीचे बनेगा ये 10 एंगल माइनस 36.86। मैंने आपको बता दिया था 36.86 वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो 96 एंगल 1111.86 वोल्ट। अब VB पे आ जाओ भाई, 120 एंगल 75 इंटू J12 बाई 4 प्लस J12। ठीक है, 14400, 75 और 90 165 ओवर रूट ओवर 160 एंगल tan इनवर्स 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, रियल और इमेजिनरी दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहां पे देखें भाई, ई का होगा बा, 1 0 हमने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 113.84 एंगल 93.435। ठीक है, अब VTH ऑब्वियसली समझ आ रहा है, VB माइनस VA करना पड़ेगा क्योंकि VB बड़ा आ रहा है। अब देखो ये मत सोचना कि इस तरह की कैलकुलेशन तुम्हें गेट में भी करनी पड़ेगी, इतनी टफ कैलकुलेशन गेट वाला नहीं देगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए लगाना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम कॉन्सेप्ट समझें कि कैसे अप्लाई होती हैं चीज़ें। 37.93 एट एन एंगल 40.31। ठीक है, हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि कंसेप्ट समझ आए। कैलकुलेशन तो इजी हो सकती है एग्जाम के अंदर, यही आ रहा है भाई, एक बार चेक करो जरा। अब बात आती है ZTH की, केस 1 लगेगा ना यहां, केस 1, तो शॉर्ट वोल्टेज सोर्स। अब बेटा जैसे ही आप वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करते हो, तुरंत ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे और ये दोनों पैरेलल आ जाएंगे, तो ZTH क्या होगा, 8 पैरेलल माइनस J6 प्लस 12 पैरेलल, सॉरी J12 पैरेलल 4 माइनस J48 प्लस J48। ठीक है, ये आ रहा है 6.48, इसको रियल इमेजिनरी में ही ब्रेक कर लेना ना, माइनस J2.64। रेशनलाइज कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज अगर आप कर लोगे ना तो आंसर इसका आ जाएगा ZTH का। चलो अब नेक्स्ट देखो, थेवेनिन इक्विवेलेंट एट टर्मिनल A एंड B।
लेट मी अगेन हाईलाइट द वैल्यूज 15 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये करंट है I नॉट 2 ओम माइनस J4 ओम। इस बार देखो डिपेंडेंट सोर्स डाल दिया है, 4 ओम J3 ओम, ठीक है, और ये हो गया 0.5 I नॉट, ठीक है। चलो चलो बनाओ इसको। ए और बी ये रे टर्मिनल्स, इसके अक्रॉस बताना है थेवेनिन इक्विवेलेंट अक्रॉस दीज टर्मिनल्स। और देखो इसके बाद हमारे लिए एक ही थ्योरम बचती है, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एसी की, क्योंकि यहां पे ना बहुत वाइड वे में आती है, बहुत सारे केसेस बनते हैं। पहले तो हमने सिंपल वे में कर ली थी डीसी में, RL इक्वल टू RTH, मैक्सिमम पावर आ गई थी VTH स्क्वायर बाय 4 RTH, लेकिन यहाँ बेटर वे में करेंगे, यहाँ उसके अलग अलग केसेस देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, तब होगी हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। और शायद उसके बाद मैंने तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लगा रखा है एसी एनालिसिस का। सोर्स कन्वर्जन लगा सकते हो एज इट इज, बट यहां पे लगाना मत हिमांशु। क्यों? क्योंकि बेटा इस ब्रांच के करंट पे एक डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड कर रहा है। अगर ये ब्रांच तुमने ट्रांसफॉर्म कर दी तो इसका करंट बदल जाएगा, तो डिपेंडेंट सोर्स में गड़बड़ी आ जाएगी। मैंने ये लिखवाया भी था नेटवर्क बेसिक में, डू नॉट ट्रांसफॉर्म एनी ब्रांच on which the dependent source depends। मैं लिख भी देता हूं, do not transform any branch on which डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड। ठीक है, चलो देखा जाए भाई, देखा जाए। चलो देखते हैं। अब देखो सबसे पहले ये किस केस में लाई करेगा? ये लाई करेगा केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 हमसे क्या कहता है कि VOC निकालो और जी ISC निकालो। चलो जी सही बात है। अब यहां पे 15 एंगल 0 है, तो यहां आया 15 माइनस I नॉट। ठीक, फेजर फॉर्म में सारे सब फेजर चल रहा है, और ये तो ओपन सर्किट था, इधर चला गया कितना 0.5 I नॉट। तो मैं कहता हूं, चलो ऐसे लिख लो अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल लगे, ठीक है। तो I नॉट कितना आ जाएगा यहां से 10 एंगल 0। एक बार I नॉट मिल गया। अब बेटा VTH निकालना हुआ आसान। क्यों हुआ आसान? क्योंकि मैं ना ऐसे KVL लगाऊंगा। अब मैं ना अब की बार ऐसे KVL लगाऊंगा बाहर से। तो I नॉट इंटू 2 माइनस J4, मैंने ना ऐसे ले लिया करंट की डायरेक्शन में, प्लस माइनस 2 माइनस J4 माइनस 15 माइनस I नॉट इंटू 4 प्लस J3 माइनस VTH इज 0। अब I नॉट है भाई 10, 15 माइनस I नॉट हुआ 5, और ये हो गया VTH। 20 माइनस 20 ये तो हो गया 0, माइनस J40 माइनस J15, यही आ रहा है भाई VTH। VTH यही आ रहा है क्या? जल्दी बताओ, है ना, यही आ रहा है। अब बात रह गई ISC की।
बात रह गई हमारे पास ISC की। आपको पता है ISC का डायरेक्शन कैसा लिया जाता है? चलो अभी मैं सर्किट में दिखाता हूं। मैं ना ये दोनों कंबाइन करके एक साथ लिख दे रहा हूं यार, कौन उनको अलग अलग लिखे। 2 - J4, ठीक है, I0, इनको भी कंबाइन कर लो, ये 4 + J3 थे ना, ठीक है, और इधर क्या था 0.5 I0। अच्छा जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताओ ISC की डायरेक्शन कैसे लेते हैं इस केस के अंदर। इन व्हाट डायरेक्शन शुड ISC फ्लो? अब मैं दिखा रहा हूं ISC की डायरेक्शन होनी चाहिए प्लस से माइनस। यहां आपने VTH ऐसे माना था ना, ऐसे आपने VTH माना था, तो प्लस से माइनस। अब देखो यहां पे कितना करंट गया था 15∠0 माइनस I0, और यहां कितना गया 0.5 I0, तो 15∠0 माइनस 1.5 I0, तो ये ISC हो गया। लेकिन I0 निकालना पड़ेगा। अब यहां पे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, जल्दी बोलो। डू नॉट कंसीडर I0 to be same, do not consider I0 to be same under ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। दोनों में सेम मत मान लेना कि I0 जो पहले आया था वही आएगा। चलो अब क्या करना है भाई, अब KVL लगा लेना है ऐसे बाहर बाहर। तो I0 2 - J4 माइनस 15 - I0 4 + J3 is 0। I0 वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, तो ये हुआ 6 + 6 - J बाय 6 - J। मुझे बता देना भाई अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है यहां पे। 6 + J बाय 37, तो ये कितना आ गया 15, 24 - 3 21, और फिर 18 और 4 22। बताओ यही बन रहा है, यही बन रहा है भाई। केस 2 से तो इजी रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं आपको तीनों केस दिखा रहा हूं ना, इसलिए ऐसा। अब ये I0 आ गया, तो ISC कितना है 15 - 1.5 I0, ठीक है। तो 15 - 1.5 I0 तो कितना आ जाएगा जरा देखें। अब जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है ना। टू 2.229 तो 2.23 कर लेते हैं। $13.378, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, ZTH इज VOC बाय ISC माइनस J55 आया था ना, -2.23 माइनस आयोटा इंटू 13.378, 4 - J.66, यही बन रहा है। क्यों भाई 4 - J.66 निकाला किसी ने? हाँ शंकर ने निकाला है, बिल्कुल सही है। अभिनव ने भी निकाला है। ये बात क्लियर हो गई भाई। अब देखो ये आप लोग होमवर्क की तरह करना, आपको रेजिस्टेंस में से करंट निकालना है इसमें से यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम
वैल्यू मैं मानता हूं क्लियर होंगी 0.5 एंगल 95, 0.8 एंगल 60 एंड 1 ओम। ठीक है, आपको इसका करंट निकालना है और ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है भाई, अब हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम पे